कुछ जुड़ी हुई बातें, जैसे अकबर की शाही घराने और टकसाल के नियम कानून की व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था के बारे में, भू राजस्व के ब्यौरा के बारे में, नक्षत्र विद्या के बारे में, अकबरी शुक्तियों और फजल की जीवनियों के बारे में, ये सारी बात हम तृतीय खंड में पढ़ते हैं। एक्चुअली तृतीय खंड अकबरनामा के तीसरे भाग को तृतीय खंड कहा गया और तृतीय खंड के फिर 5 भाग कर दिए गए। जो 5 भाग, पहला भाग शाही घराने के नियम कानून, दूसरे भाग में सैन्य व्यवस्था के नियम कानून और तीसरे भाग में भू राजस्व ब्यौरा और चौथे भाग में नक्षत्र विद्या और 5वें भाग में अकबर की शुक्तियां और अकबरनामा जिन्होंने लिखा, अकबरनामा आईने अकबरी की रचना अब्बुल फजल ने की थी और अब्बुल फजल की जीवनी की झलक, संक्षिप्त जीवनी आपको देखने मिलेगा तृतीय खंड के, अकबरनामा के तृतीय खंड के भाग में। अकबरनामा का तृतीय खंड कहलाया आईने अकबरी और आईने अकबरी का 5वें भाग में अब्बुल फजल की जीवनी का संक्षिप्त रूप मिलेगा। देखेंगे कई लोग इनकी जीवनी को पढ़े हैं, इन्हें जाने हैं, उन्हीं में राहुल आते हैं। राहुल संकृत्यान, राहुल संकृत्यान की अगर बात करें तो ये महापंडित हैं और त्रिपिटकाचार्य हैं। इन्हें त्रिपिटकाचार्य की भी उपाधि मिली है। तो ये अकबर को बताते हैं कि ये सांस्कृतिक पैगंबर हैं, क्योंकि इनके जीवन में कल्चरल जो चेंजिंग है उन समय में 16 सदी में, जो जिस समय में मुगल वंशज की स्थापना हुई, मुगल वंशज काल में ऐसा देखने को गया कि अकबर के पीरियड में या अपने जीवन में या जो समाज है उसमें जो परिवर्तन लाए वह 16 सदी की नहीं 20वीं सदी की दिखती थी, जिसलिए इनको उपाधि में मिला सांस्कृतिक पैगंबर। सांस्कृतिक पैगंबर की उपाधि से इन्हें नवाजते हैं राहुल संकृत्यान, जो इन्हें ध्रुव का तारा भी कहते हैं और नायक की भी उपाधि देते हैं। ऐसा माना जाता है, इनका कहना है कि अशोक और गांधी के बीच में अगर कोई युगवादी परिवर्तन किया है तो अकबर ने पूरा तरह से एक नए समाज की स्थापना की है। वहीं चीनी इतिहासकार भी इन स्रोतों की जानकारी से अगर हम लोग पता करें तो चीनी इतिहासकार से भी हम लोग अकबर के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। वही मैंने पहले भी बताया आपको कि बाबरनामा बाबर की आत्मकथा को कहा गया, जिसमें कृषि, जलवायु और आर्थिक स्थिति का वर्णन किया गया। मुख्य रूप से आईने अकबरी फारसी भाषा में लिखने के कारण कई चीजों की समस्या, जो फारसी नहीं जान रहे थे उनको समस्या आ रही थी, तो उनके लिए अंग्रेजी भाषा में रूपांतरण किया गया आईने अकबरी को। तो अंग्रेजी भाषा में रूपांतरण 2 लोगों ने किया है, एक तो ब्लैचमैन ने और दूसरा तो जैरेट ने किया है। ब्लैचमैन ने इनका जो अंग्रेजी अनुवाद किया वो 3 खंड में किया है आईने अकबरी को। पहला खंड 1873 में, दूसरा खंड 1891 में और तीसरा खंड 1894 में, जिसको छापने का काम एशियाटिक सोसाइटी के लोगों ने किया है। एशियाटिक सोसाइटी के लोगों ने इसे छापने का काम किया है। इसमें हम लोग कृषि की जानकारी पाते हैं, अकबर की प्रशंसा ही पाते हैं और अकबर को इंसाने कामिल कहा गया है। किसने कहा? तो अब्बुल फजल ने कहा। इंसाने कामिल का तात्पर्य होता है कि वैसी चीज जिसमें वैसा इंसान जिसमें कोई बुराई ना हो। खास करके जब हम कृषि के बारे में पढ़ते हैं तो बंगाल की कृषि में हमने देखने को ऐसा मिलेगा कि वहाँ जो चावल और गन्ने की खेती होती थी उसको भी संबोधित किया गया है इंसाने कामिल से। तो इंसाने कामिल का मतलब हो जाता है कि उसमें कोई कमी नहीं हो, उसमें कमी नहीं मतलब जिसमें कोई दोष नहीं होता है, तब उसे हम इंसाने कामिल कहते हैं। वही इन्होंने एक संज्ञा भी दिया है कि हेरोडोटस का आकर्षण, बदायूनी की स्पष्टवादिता, बेवरिज ने इन पर जो एक किताब लिखी है तो उनके आधार पर ऐसा कहा गया है कि हेरोडोटस की जो आकर्षण होती है किसी विषय वस्तु में, वो आकर्षण की कमी बेवरिज में देखने को मिलता है। और बदायूनी की जो स्पष्टवादिता है, जो स्पष्ट लिखते हैं, जो किसी का पक्षपात नहीं करते हैं, वो चीज बेवरिज में कमी है। बेवरिज एक लेखक है, एक इतिहासकार हैं, तो उनमें ये कमी देखने को मिली है। वही राहुल ने भी अकबर नाम की एक पुस्तक की रचना भी की है, जिसमें आपको अकबर की जिंदगी के बारे में विस्तृत जानकारी भी आपको वहां से मिलती है। आगे हम लोग देखते हैं कि ऐसा कहा गया कि अब्बुल फजल अपनी जिंदगी में वो अकबर के ही बारे में नहीं, वो आदम से लेकर के अकबर तक का इतिहास लिखते हैं
और आदम का काल अगर हम माने तो लगभग 7000 वर्ष पूर्व, अकबर से 7000 वर्ष पूर्व की बात तक ये लिखते हैं आदम। ऐसा उन्होंने कंपेयर किया है तारीखों से कि अनुमान लगाया जाता है कि आदम जो है वह 52 पीढ़ी पहले की बात है। अकबर की तुलना अगर हम लोग करें तो अकबर की तुलना के अनुसार ये 52 पीढ़ी पहले की कहानी है अकबर की। वहीं मदद इन्होंने लिया है अरबरूनी तहकीकी हिंद और बाबरनामा जो बुक हैं उनसे उन्होंने मदद भी मिलती है। आगे हम लोग देखते हैं कि अभी आपने देखा था कि अंग्रेजी में अनुवाद आईने अकबरी का जहां ब्लैचमैन और जेलेट करते हैं, वहीं आईने अकबरी का इन्होंने तो अनुवाद किया, लेकिन अकबर का या अकबरनामा का अनुवाद किसने किया? यहाँ आईने अकबरी का अनुवाद हो रहा है जिसे ब्लैचमैन और जेलेट कर रहे हैं, और यहाँ पे अकबरनामा का अनुवाद हो रहा है। तो अकबरनामा का अनुवाद किसने कर रहे हैं? तो अकबरनामा का अनुवाद एच एस जेलेट जो अनुवाद किए थे। तो देखिए कुछ लोग इनकी प्रशंसा भी करते हैं और कुछ लोग इनकी बुराई भी करते हैं। बुराई या आलोचना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब्बुल फजल ने जो कृत किया, जो निर्माण उन्होंने किया, उसमें अकबर के दोष का वर्णन ही नहीं किया, जिसके कारण से ये आलोचक भी हैं एच एस जेलेट। वही प्रशंसा भी करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जो कृत किए हैं उसमें से 20 से अधिक साक्ष्य को दर्शाया है, एविडेंस उन्होंने दिए हैं। अगर हम लोग एविडेंस तर्क पे देखें कि किस किस चीज के एविडेंस हमारे पास हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि उनका एक समयकालीन, अकबर के समयकालीन कृषि की स्थिति बेहतरीन थी, तो उस समय हम इस बुक की देख सकते हैं। निजामुद्दीन अहमद नहीं तबकाते अकबरी लिखी है, अब्दुल कादरी मुक्तब उत तारीख लिखे हैं, वही मोहम्मद काशिम की पुस्तक तारीख फरिश्ता, जहांगीर कृत तुज़्के जहांगीर। तो ये सारे जो हैं आप इतिहासकार जो हमारे शासकों द्वारा वगैरह किताब जो पुस्तकें लिखाए हैं, तो उन किताबों में आप अकबर के बारे में देख सकते हैं, जान सकते हैं। वही फादर एंथोनी जो विदेशी हैं, विदेशी इन्वेस्टर्स हैं, जो विदेशी लेखक हैं, वो उनका भी कहना है कि फादर एंथोनी और मिस्रेट, सर थॉमस रो, पीटर मुंदी और फ्रांसीसी बर्नियर, इन सभी की पुस्तकों से भी आप जानकारी पा सकते हैं। ऐसा देखा गया कि एक इसमें दोष निकालने के कारण जहां पे कह रहे हैं कि कृषि की हालात बेहतरीन थी, वहीं 1700 से 18वीं ईस्वी की बात अगर करें तो गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से कुछ केस भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो है दर्ज हैं, जो कृषि संबंधित विवादित हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न भी बन जाता है कि यदि अगर कृषि की हालात बेहतर थे कृषि के हालात, तो 17वीं 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास केस कैसे आ गए जो कि जमीनी विवाद से जुड़े हुए थे? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दो राय बनती है। अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था, अकबर क्योंकि जितने भी राज्य की जो ढांचा है, जो आर्थिक इकाई है, आर्थिक का जो कार्यभार है, वो सभी जो है कर पर डिपेंड होता है। इनकम जो है अधिकतर कर पे डिपेंड होता है, और कर हम लोग कहां से लेंगे? तो भूमि से। कृषि वो आर्थिक इकाई। तो अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था, भूमि की क्या व्यवस्था थी, उसकी नाप की इकाई क्या थी कि किसके पास कितना जमीन है, कैसे उस जमीन पे लगान देना है, उसके बारे में हम लोग यहां से देखते हैं। 1573 ईस्वी में खालसा जो एक सम्राट की भूमि हुआ करती थी, मतलब खालसा क्या है? तो खालसा सम्राट के अधीन जो भूमि हुआ करती थी उसे हम खालसा कहते थे, जिसके देखभाल के लिए सबसे पहले अकबर ने एतमद खां को नियुक्त किया। एतमद खां को जो नियुक्त किया गया तो वो आगरा, दिल्ली और लाहौर के जमीनों को अपने अंदर में रखे हुए थे और उसकी देखभाल और उसका ब्यौरा रखते थे। वहीं 1564 ईस्वी में वह नियुक्ति मुजफ्फर खां का करते हैं दीवान के रूप में, जिनके सहायक होते हैं टोडरमल। तो अक्सर प्रश्न ये पूछता है कि भूमि राजस्व विभाग को कौन देख रहे थे? तो टोडरमल। लेकिन देखिए यहाँ एक प्रश्न और भी एक निकल के आ जाता है कि टोडरमल किसके सहायक थे? तो मुजफ्फर खां के टोडरमल सहायक थे नहीं। तो 1564 ईस्वी में पहले टोडरमल सहायक रहते हैं मुजफ्फर खां के, जो कि दीवान है, भू राजस्व विभाग को वो देखते हैं। वहीं 1569 ईस्वी में सियाउद्दीन अहमद दीवान बनते हैं और फिर वह भू राजस्व व्यवस्था को संभालते हैं,
जिन्होंने नस्क और कनकुत प्रणाली को लाया। नस्क और कनकुत प्रणाली आप यूं समझे कि एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसी सिस्टम थी जिसमें सही नाप तौल नहीं था। अगर किसी फसल का अनुमान लगाया जाए, जो भू राजस्व मतलब राज्य के निकाला जाए, नहीं राजाओं के लिए निकाला जाए, तो कर का कोई सही मापदंड नहीं था, एक अनुमानित माप ले लिया जाता था, जिसे हम नस्क या कनकुत प्रणाली कहते थे, जिसके कारण बहुत सारी समस्या आती थी, बहुत सारी आलोचना भी आते थे, जिसको बाद में जाकर के टोडरमल ने इनको ठीक किया। वही 1570 से 71 ईस्वी में ये नस्क प्रणाली जो है, जो नाप जोख की प्रणाली, जो इसमें सुधार की गई, और सुधार जो है ये लगभग 10 बरस, मतलब ये आपको 1570 से लेकर के और 80 तक, ये 10 बरस तक इस प्रणाली पे ऐसा ही चलता रहा।